नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 18 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, प्रतिदिन अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और प्रतिदिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्लास के बाद में आपको क्लास की पीडीएफ लेनी है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपको प्रतिदिन क्लास के बाद में पीडीएफ लेनी है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, बस आपको उसका तरीका समझना है, पीडीएफ को लेना कैसे है वो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नई दिल्ली में किस विषय पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन हुआ? अभी नई दिल्ली के अंदर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन हुआ था कल ही। किसका? क्वाड कार्यशाला का। उसका विषय क्या था, किस विषय पर हुआ था? तो महामारी की तैयारी, महामारी की तैयारी विषय पर जो क्वाड की कार्यशाला उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जहाँ पर जयपुर, जोधपुर, दिल्ली ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली के अंदर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन हुआ था जिसका विषय था महामारी की तैयारी। क्या था? महामारी की तैयारी। इसका उद्घाटन किया किसने था? तो अनुप्रिया पटेल ने किया था। किसने किया था? अनुप्रिया पटेल ने। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने किया था। 17 से लेकर 19 मार्च तक ये चलने वाला है। कब से कब तक? 17 से 19 मार्च, यानी कल इसका उद्घाटन हो गया था। तभी तो मुझे पता लगा है ना, अनुप्रिया पटेल ने किया है 17 मार्च से 19 मार्च तक। ये इसकी टाइमिंग बता रहा हूं मैं, कब से कब तक? 17 से 19 मार्च। नई दिल्ली के अंदर महामारी की तैयारियां इसका विषय रखा गया है। और ये क्या है? क्वाड कार्यशाला है जिसका उद्घाटन हुआ था। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों को बढ़ावा देना या मजबूत करना, इंडो पैसिफिक में स्वास्थ्य खतरों के प्रति लचीलेपन को बढ़ाना। क्वाड के अंदर कौन कौन से देश शामिल हुए ये भी आपको अगर नहीं पता है तो आपका स्टैटिक्स जीके कमजोर है। ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के देश आपको याद होने चाहिए। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत है अपना, जापान है, यूएसए लिख लो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, ये इन देशों का समूह है जिसको क्वाड बोला जाता है। यानी इन देशों के प्रतिनिधि है वो नई दिल्ली के अंदर इस कार्यक्रम के अंदर आए थे। 17 से 19 मार्च तक चलेगा। अनुप्रिया पटेल ने जिसका उद्घाटन किया उसका विषय था महामारी की तैयारी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस क्वाड की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने की थी। कब? शुरुआत 2007 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है इस विषय पर। 2007 उस टाइम जापान के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? शिंजो आबे हुआ करते थे। अब आपको इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर आप मुझे मत बोलना कि सर आपने कोई चीज़ें करवाई नहीं। एक बार वापस इसका मैं क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ। हाल ही में नई दिल्ली में महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला का उद्घाटन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था अनुप्रिया पटेल ने। 17 से 19 मार्च तक ये चलने वाला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए ने क्वाड्स के देश इसमें शामिल होने वाले हैं। इसका विषय क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक स्वास्थ्य खतरों के प्रति लचीलेपन को बढ़ाना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। किसने की थी? जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम शिंजो आबे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद करने हैं। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र किस वर्ष छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस एसएसएलवी की फुल फॉर्म है, उसको लॉन्च करेगा। यानी इसरो का एक नया अंतरिक्ष केंद्र बना है, लॉन्चिंग पैड बना है, ठीक है। कहां पर बना है? कुलशेखरपट्टिनम में बना है। वो अब कब अपना पहला एसएसएलवी लॉन्च करेगा? तो भाई 2027 में। कल इसकी ऑफिशियल घोषणा हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। तमिलनाडु में इसरो का जो कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट्स है वो 2027 के अंदर अपना पहला छोटा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा, जो कि 500 kg, ये जो एसएसएलवी होता है ये लगभग 500 kg
इतने वजन का अगर कोई उपग्रह है, कितना 500 केजी का, और उसको अगर ध्रुवीय प्रक्षेपण के लिए छोड़ना है, ध्रुवों पर अगर उसको छोड़ना है तो उसमें छोड़ने में ये क्या होगा, कैपेबल होगा। आंध्र प्रदेश के बाद इसरो, जो आंध्र प्रदेश राज्य उसके बाहर इसरो का दूसरा ये स्पेस फोर्स है। उद्योग भागीदारी के साथ ये इसका काम चल रहा है और 24 महीनों के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा और पहला अपना व्हीकल भी लॉन्च कर देगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है। उन्होंने एक शोध केंद्र का उद्घाटन भी किया है अभी वर्तमान के अंदर, IIT मद्रास, और उसके लॉन्च टाइम के अंदर ये चीज़ें उन्होंने बताई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है वी नारायणन कौन है, इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का जो कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष केंद्र है वो 2027 में चालू हो जाएगा। उसके अंदर जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि 500 केजी तक के सैटेलाइट को दूरों तक ले जाने में कैपेबल होगा। आंध्र प्रदेश के बाहर इसरो का ये दूसरा स्पेस फोर्स उद्योग है और ये उद्योग की भागीदारी से ही इसको बनाया जा रहा है, जो कि 24 महीनों के अंदर पूर्ण होकर 2027 में अपना जो पहला यान है उसका प्रक्षेपण कर देगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जिसको NRF बोला जाता है, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, उसके CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है। यानी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके नए CEO बने हैं। वो CEO कौन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। कौन बने हैं, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ने DST सचिव हुआ करते थे पहले, प्रोफेसर अभय करिंदकर उनकी जगह राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का पदभार संभाला है। तो इस लाइन के साथ मैंने आपको ये भी बता दी कि डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन से पहले राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO कौन थे, तो प्रोफेसर अभय करिंदकर थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा NRF का उद्देश्य क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, शोध संस्कृति को बढ़ावा देना और वैज्ञानिक जो नवाचार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना। किसका, NRF का मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ये बताया था NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसकी कार्य बताए थे भाई, ये काम क्या करता है। तो ये काम करता है भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी अलग संस्थाएं चलती हैं, उसके अंदर रिसर्च का डेवलपमेंट बढ़ाना, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट लें। इसके अलावा शोध संस्कृति को बढ़ावा देना। शोध संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोग रिसर्च से हटकर केवल मोबाइल फ़ोन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शोध को बढ़ावा देने के लिए और वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कौन काम करता है, तो ये करता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और जिसके नए CEO बने हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। किसकी जगह बने हैं, डॉक्टर अभय करिंदकर की जगह बने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ये भी एक रैंकिंग है, अच्छी रैंकिंग है। इस प्रकार के क्वेश्चन का कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में IKS हेल्थ, ये एक कंपनी है IKS हेल्थ, इसने किस रैंकिंग में AI संचालित RCM में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसने अभी एक रैंकिंग के अंदर जिसमें AI संचालित RCM के क्षेत्र में इन्होंने टॉप शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब वो रैंकिंग कौन सी थी, तो वो थी ब्लैक बुक 2025। ये रैंकिंग का नाम है ब्लैक बुक 2025। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, IKS हेल्थ को AI संचालित राजस्व चक्र मैनेजमेंट के अंदर 2025 ब्लैक बुक रिसर्च लीडर नामित किया गया है, जो दावों के प्रसंस्करण और अस्वीकृति की रोकथाम को उत्कृष्ट करता है। रिसर्च के अंदर राजस्व चक्र मैनेजमेंट के अंदर AI की भागीदारी रही है इनकी कंपनी में, इसके चलते इनको IKS हेल्थ को क्या दिया गया है, 2025 का ब्लैक बुक रिसर्च लीडर दिया गया है। 20 विक्रेताओं में नंबर 1 पर आए थे। ये AI संचालित RCM समाधानों के साथ 700 से ज़्यादा अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा संगठनों के साथ इनका क्या है, टाइड अप है। ये रैंकिंग अस्पताल हो गई, स्वास्थ्य प्रणालियाँ हो गई, चिकित्सा समूह हो गए, और इसके अलावा अलग अलग 1037 RCM पेशेवरों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कि ब्लैक बुक 2025 इसका नाम है। और इसके अंदर IKS हेल्थ ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके कोई डाटा अगर आपको समझ में नहीं आए, मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इससे इजी लैंग्वेज में कोई आपको समझा नहीं सकता। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो इस क्लास की PDF होगी उसको आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ने से समझ में आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कोई अगर बोल के अगर वो समझाता है तो ज़्यादा समझ में आती है। तो ये इस प्रकार की चीज़, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
पहली बार में मेरे खुद के समझ में नहीं आई थी, मैंने 2-3 बार पढ़ा था तब समझ में आई थी। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। एक बार जब आप कॉल या मैसेज कर दोगे ना, उसके बाद में आपको डेली आपको मैसेज नहीं करना, एक बार मैसेज कर देना, फिर आपको प्रतिदिन क्लास के बाद में पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इसको जरूर जाके विजिट करना। यहाँ पर जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, आरएस, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं अपनी इस वेबसाइट पे। तो इस वेबसाइट को जरूर चेक करना। फ्री होम डिलीवरी रहती है, बुकलेट फॉर्मेट में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये क्या है यहाँ पर सर, तो ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो करने से क्या होगा सर, अगर मान लो किसी दिन आप क्लास नहीं ले पाते हो या किसी वजह से मैं अगर आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ, तो उस दिन उस क्लास की समरी यहाँ पर हम रेगुलर डालते रहते हैं। तो यहाँ से आप क्या ले लेना, समरी ले लेना, उससे भी आपको चीज़ें पकड़ लोगे। क्योंकि आप किसी दिन कहीं पर भी बिजी होंगे, तो मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आप इंस्टाग्राम से दूर तो नहीं रहोगे, तो उस दिन इंस्टाग्राम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनी एक्सपो मैक्सिको 2025 में बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर का पुरस्कार किसने जीता है? किसमें? मनी एक्सपो मैक्सिको 2025, इसके अंदर एक पुरस्कार है बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर का पुरस्कार। ये किसने जीता, आपसे ऐसा पूछा है, तो ये जीता है वेटेज ने। किसने? वेटेज। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। वेटेज मार्केट्स को मनी एक्सपो मैक्सिको में बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर 2025 का पुरस्कार मिला है, जिससे उद्योगों में इसकी अग्रणी स्थिति का पता लगता है कि भाई उद्योगों के अंदर ये वेटेज है, ये कितनी आगे है। टाइटेनियम प्रायोजक के रूप में वेटेज ने व्यापारिक और निवेशकों के साथ जुड़कर अपने उन्नत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कॉपी ट्रेडिंग समाधानों का प्रदर्शन किया। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वेटेज, ठीक है, इसने जीता ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म पे पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, गहन तरलता है, ग्राहक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के प्रति ये डेडिकेटेड है। इसके चलते इनको क्या दिया गया है? मनी एक्सपो मैक्सिको 2025 में बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर का पुरस्कार दिया गया है। ब्रोकर जो ये अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, ये क्या है? ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर है। ये क्या है? ब्रोकर है। डायरेक्ट ये ट्रेडिंग नहीं करवाते, ये बीच के बिचौलिया हैं, ब्रोकर है। तो इसी प्रकार ये वेटेज भी एक ब्रोकर है, जिसको मनी एक्सपो मैक्सिको 2025 ने बेस्ट ग्लोबल ब्रोकर का पुरस्कार दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग का ये प्लेटफॉर्म है वेटेज, ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखिए एक बार अगला क्वेश्चन। 2025 तक अमेरिका में खसरे के मामलों की संख्या कितनी होने की आशंका है? यानी 2025 इस साल के अंत तक अमेरिका के अंदर खसरे के कितने मामले होने की आशंका है? कल एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 500 से ज्यादा। कितने? 500 से अधिक। खसरा जिसको रूबेला बोला जाता है, आप रूबेला में बोलूंगा तो आप समझ जाओगे शायद, बहुत भयंकर बीमारी होती है भाई, और अभी अमेरिका के अंदर बहुत भयंकर रूप से ये फैल रही है। 2025 तक अमेरिका में जो खसरे के मामले हैं उनकी संख्या 500 से अधिक होने की आशंका है, जिसे रूबेला के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा ही संक्रामक वायरल रोग है। क्या ये? संक्रामक वायरल रोग है, बहुत ज़्यादा संक्रामक है, ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है, और ये हवा के माध्यम से फैलता है। अगर कोई चीज़ हवा के माध्यम से फैलती है तो वो तेज ही फैलेगी, और ये एक संक्रामक वायरल रोग है जिसको रूबेला या खसरा बोला जाता है, और ये हवा के माध्यम से फैलता है। इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है शरीर में। जब ये रोग होता है तो ये विटामिन ए का ह्रास करता है। क्या होता है? विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन आ सकता है, निमोनिया हो सकता है, और ये बीमारी अगर थोड़ी बहुत भी ज़्यादा अगर हाइपर हो जाती है ना, तो व्यक्ति मर जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अंधापन, निमोनिया और मृत्यु जैसी गंभीर जटिलता इस बीमारी में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी हो जाती है। रूबेला बोला जाता है, ये हवा के माध्यम से फैलने वाली अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है। भारत में अगर बात करें, पहले इसके टीकाकरण की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक एमएमआर का टीका लगता है। क्या? एमएमआर का टीका लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में लगता है? खसरा में लगता है। खसरा कंटमाला रूबेला टीका जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खसरा कंटमाला रूबेला टीका या एमएमआर का टीका इसको बोला जाता है। भारत में फरवरी 2025 तक दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर 1558 मामलों में से 1419 मामले खसरे के मिले थे। जहां पर ऐसी संभावना थी, इस प्रकार के जो सिम्टम दिखे थे 1558 लोगों में, उसमें से 1419
लोगों में खसरा पाया गया था, एमएमआर का टीका लगता है, रूबेला इसको बोला जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्या क्या इसमें होता है, अंधापन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 2025 तक अमेरिका में 500 से अधिक खसरे के रोगी होने की संभावना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? भाई कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट होते ही होते हैं, ठीक है। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, मार्क कार्नी। कौन? मार्क कार्नी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। उन्होंने पिछले तनाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने की अपनी इच्छा पर वापस जोर दिया है। उन्होंने बोला था पहले मेरे और ट्रंप की अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन अब ट्रंप के साथ अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये ना केवल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। जैसे भारत में मनमोहन सिंह थे ना, वैसे ही कनाडा के अंदर मार्क कार्नी है। ये 24वें प्रधानमंत्री है कनाडा के। कौन से? 24वें प्रधानमंत्री। ये कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री। कनाडा देश जानते हो ना, उत्तरी अमेरिका के अंदर ऊपर आता है मैप में, आपने देखा होगा, ठीक है। इनका संबंध किस पार्टी से? तो ये लिबरल पार्टी से है भाई। लिबरल पार्टी से इनका संबंध है। 24वें ये प्रधानमंत्री हैं। ये 2008 से लेकर 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा के 8वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं इससे पहले, और उससे पहले भी 2013 से लेकर 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में 120वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। तो मैंने बताया था नहीं, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। 2 बार 2 बड़ी बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं। 2008 से लेकर 2013 तक ये बैंक ऑफ कनाडा के 8वें गवर्नर हुआ करते थे। 2013 के बाद में 2020 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड के 120वें गवर्नर हुए थे। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। लिबरल पार्टी से इनका संबंध है और इनका नाम क्या है? मार्क कार्नी। इनके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन जब ये वापस बने हैं प्रधानमंत्री तो इन्होंने बोला कि हम मिलकर काम करेंगे ट्रंप चाचा के साथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, भारत के अंदर हो रही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। भारत ने टॉप किया भाई। भारत ने टोटल 134 मेडल जीते हैं। कितने? 134 पदक जीते हैं, जिनको आपको अलग अलग भी याद करना है। 45 स्वर्ण पदक थे, गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं। टोटल पदक कितने थे? 134। उसमें से जो 45 में जो बता रहा हूं वो गोल्ड मेडल थे, ठीक है। 40 कितने थे? 40 कौन से थे? रजत। फिर कितने बचते हैं? 49 पदक और बचते हैं, वो थे कांस्य। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे तो 134 आएगा। 45 गोल्ड, 40 रजत, 49 कांस्य पदक जीते थे। मेजबान देशों के अंदर पुरुषों की जो शॉर्ट पुट थी F11 से F20, और पुरुषों की जो 5000 मीटर की T11 और T12 थी, उस प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड जीते सबसे ज्यादा, जिसके अंदर पोडियम पर कब्जा जमाए रखा है भारत ने। भारत कृष्ट रूप से प्रथम स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 134 पदक जीते हैं, जिसमें 45 स्वर्ण पदक है, 40 रजत पदक, 49 कांस्य पदक। यह प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? तो कल भी मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पड़ता है ये बेटा? नई दिल्ली में पड़ता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली बार ही इसका आयोजन हो रहा है और उसमें ही आप कंजूसी कर रहे हो, पढ़ने में तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर भारत में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 का जो प्रथम संस्करण हुआ था, उसके अंदर भारत ने टोटल 134 पदक, 45 स्वर्ण पदक, 40 रजत पदक, 49 कांस्य पदक सहित टोटल 134 पदक जीते थे। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। लो एक स्पोर्ट्स का अच्छा क्वेश्चन और करवा देता हूं। आईपीएल आने वाला, आप 2-3 दिन रहे होंगे शायद मुश्किल से। इंडियन प्रीमियर लीग, उससे पहले WPL हो गया है, वुमेन प्रीमियर लीग। वो अपन ने नहीं देखा क्योंकि अपन थोड़ा उस चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में फंस गए थे। कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ये जो मुंबई इंडियंस टीम है ना, कोई सी भी लीग खिलवा लो इनसे, पता नहीं इस टीम में ऐसा क्या है, कैसे खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं। बाकी है क्या? पैसे। मेरे कहने का मतलब रिश्वत देने के लिए नहीं। जब किसी प्लेयर को अच्छी सुविधाएं मिलती है ना, पूरी साल अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो प्लेयर अच्छा ही प्रदर्शन करता है। बाकी रोहित शर्मा जिस फ्रेंचाइज में हो और वो फ्रेंचाइज ना जीते, ऐसा कम ही होता है। मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर WPL वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। किसको? दिल्ली कैपिटल को। अभी तक टोटल 3 बार WPL हुआ है। ये
जैसे लड़कों का आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही ये लड़कियों का डब्ल्यूपीएल होता है, वुमेन प्रीमियर लीग जिसको अपन बोलते हैं। ये तीसरी बार हुआ था, 3 में से 2 बार तो मुंबई इंडियंस ने ही जीत लिया है और उधर 5 बार जीत गया पुरुषों वालों में, ठीक है। तो ये फाइनल हुआ था, मुंबई इंडियंस ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम के अंदर फाइनल खेला था दिल्ली कैपिटल के साथ, 8 रन से फाइनल जीता था। कितने? 8 रन से फाइनल जीता था। और ये इनका दूसरा महिला प्रीमियर लीग का खिताब है। कप्तान कौन है मुंबई की? मुंबई की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। फाइनल के अंदर कप्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 66 रन मारे थे। और एक मुंबई के अंदर गेंदबाजी करती है नेट साइबर ब्रेंट के नाम से, बहुत शानदार गेंदबाजी करती है। फाइनल में भी इन्होंने 3 विकेट लिए थे। हरमनप्रीत कौर को फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच दिया गया था। और वही जो मैं बता रहा था ना, मुंबई की बहुत शानदार गेंदबाज, कौन? साइबर ब्रंट, उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था, ऑरेंज कैप जीती थी। तो बुमराह है वो मुंबई की, ठीक है। नाम क्या है? नेट साइबर ब्रंट उनका नाम है। और उन्होंने 3 विकेट लिए थे, 8 रन से मुंबई जीत गया है। और उपविजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल है। मुंबई की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। मैन ऑफ द मैच रही थी फाइनल में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये फाइनल हुआ कहाँ पर था? ब्रेबॉर्न स्टेडियम के अंदर ये फाइनल खेला गया था। इसके रिलेटेड कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे तो आप सही करने की स्थिति में रहोगे। तो भाई ये था अपना करंट अफेयर। एक सेकंड, पीडीएफ हिल क्यों गई? ये था भाई 18 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है। आपके कमेंट ही हमें ये मौका देते हैं कि भाई अगले दिन वापस अच्छी एनर्जी के साथ हम बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। कर दिया करो। अगर पूरी क्लास देखते हो तो कमेंट करने में क्या जा रहा है, लाइक करने में क्या जा रहा है, शेयर करने में क्या ही जा रहा है। बाकी ये नंबर है, यहाँ से पीडीएफ आपको जरूर लेना है। मैं प्रतिदिन क्लास में बोलता हूँ पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डेली की डेली यहाँ से पीडीएफ लेना है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।